पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत दावा प्रस्तुति से लेकर सिविल केस में अंत तक क्या प्रक्रिया न्यायालय के समक्ष होती है इस बारे में बताने जा रहा हूं। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, शुरू से अंत तक देखें, इसे एस्केप न करें। सारी प्रक्रिया प्रैक्टिकल रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अब मैं शुरू करता हूं कि जब भी कोई विवाद सिविल मैटर में, सिविल मामले में किसी पक्षकारों के मध्य, वादी प्रतिवादी के मध्य उत्पन्न होता है तो इसके लिए वो न्यायालय की शरण लेता है। सिविल न्यायालय के समक्ष वो अपना मामला लगाने के लिए जाता है और इस दावे को प्रस्तुत करने के लिए वो दूसरी पार्टी को सज़ा नहीं दिलाना चाहता है, बल्कि उसमें उसकी जिम्मेवारी तय करते हुए, जैसे किराएदार है, कोई मानहानि का मामला लगाना है, किसी के खिलाफ क्षतिपूर्ति प्राप्त करनी है, सीआरपीसी के अंतर्गत पत्नी को पति से मेंटेनेंस प्राप्त करना है, कॉपीराइट वायोलेशन हुआ है, तो ये सब क्षतिपूर्ति वगैरह के लिए और उसको दंड न दिलाते हुए मानहानि का मामला है, तो इस तरह के मामलों में सिविल केसेस दर्ज करने का प्रावधान है। भारत में इसकी एक प्रक्रिया निर्धारित है सिविल केसेस दर्ज करने की। ये मैं आगे इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को एस्केप ना करें। सबसे पहले व्यक्ति कई केसेस में नोटिस देता है। कुछ केसेस में अगर गवर्नमेंट पार्टी है, एटीसीपीसी का भी 60 दिन की अवधि के लिए नोटिस दिया जाता है। वादी और प्रतिवादी के मध्य जब विवाद उत्पन्न होता है तो उसमें लिमिटेशन एक्ट 1963 के प्रावधान लागू होते हैं। 1963 के अंतर्गत जो प्रावधान दर्शाए गए हैं, उतनी समयावधि के अंदर वादी को अपना मामला प्रतिवादी के विरुद्ध न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है। पार्टीज़ का उसमें वो नाम लिखेगा, डिटेल लिखेगा और सपोर्टेड बाय वो एफिडेविट्स होगा। प्लीडिंग वगैरह के लिए वो वकील साहब के पास जाएगा, वो उसका दावा तैयार करेंगे। सिविल मामले का वकालतनामा उसमें अटैच होगा, एक एफिडेविट भी सपोर्टेड होगा। वकालतनामे में कुछ शर्तें निर्धारित होंगी, जैसे सभी खर्चे वादी उठाएगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह तब तक न्यायालय कार्यवाही चलती है, न्यायालयीन तब तक वो वकील साहब के पास रहेंगे। वकील ये फैसला लेंगे किस स्टेज पर उन्हें क्या करना है, और चाहे तो पक्षकार अपने अधिवक्ता को भी उस मामले में बदल सकता है, दूसरे वकील साहब को रख सकता है एनओसी लेकर। तो दावा पेश करने के बाद ये काम वकील साहब करेंगे। प्रॉपर कोर्ट फीस है कि नहीं है, ये सब चीज़ें देखेंगे। कॉज ऑफ एक्शन है कि नहीं, वाद कारण उसका जुरिस्डिक्शन उस न्यायालय का है कि नहीं, क्षेत्राधिकार, प्रॉपर कोर्ट फीस वगैरह। तो रजिस्ट्री इसकी जांच करती है और उसके बाद वो दावे में अदालती कार्रवाई के लिए एक फिक्स डेट पर जो प्लेंटिफ है उसे भी उपस्थित होना होता है। अगर दावा सही पाया जाता है तो उसे दायरा रजिस्टर में एक नंबर दे दिया जाता है और वो सिविल सूट के रूप में मामला आगे चलता है। नोटिस पार्टीज़ को भेजने के लिए तलवाना वगैरह पेश करना होता है। जितनी पार्टीज़ हैं उसकी 2 प्रति में प्लेंट की कॉपी या दावे की लगानी होती है। प्रति पार्टी 2 कॉपी के हिसाब से, जैसे 10 पार्टी हैं तो 20 कॉपी कम से कम लगानी होगी। डिपेंडेंट जो भी हैं, जितने भी प्रतिवादी गण हैं, रजिस्टर्ड एडी से उन्हें नोटिस जाएगा और कुरियर से भी जा सकता है, सिंपल रजिस्ट्री से भी भेजा जा सकता है। 7 दिन के अंदर तलवाना या पीएफ पेश करना होगा। इस बारे में भी मैंने अलग से तलवाने आदि के वीडियो बनाए हुए हैं, कुछ वीडियोस पहले से लगे हैं। नोटिस की तामील, नोटिस जारी होगा, नोटिस सम्मन भी बोला जा सकता है। तामील होने के 30 दिवस के अंदर जवाब दावा या प्रतिवादी गण को अपना अपना मामले का जवाब या जवाब दावा, रिटन स्टेटमेंट इसे कहा जाता है, वो प्रस्तुत करना होगा। प्लेंटिव वादी को कहा जाता है जो मामला न्यायालय के समक्ष रिलीफ प्राप्त करने के लिए लगाता है, और प्रतिवादी को डिफेंडेंट कहा जाता है। ये वादी या प्रतिवादी एक से अधिक भी हो सकते हैं और रिटन स्टेटमेंट भी सपोर्टेड बाय एफिडेविट होगा। इसके बाद रिप्लिकेशन ऑफ बाय प्लेंटिफ, WS में यदि कोई जवाब दावे में आपत्ति उठाई गई है तो प्लेंटिफ को उसका जवाब देना होगा, सपोर्टेड बाय एफिडेविट वो पेश कर सकता है। इसके बाद फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स की स्टेज आती है। दोनों पार्टीज़ को जो जिन पर वो निर्भर करते हैं उन सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स को न्यायालय के समक्ष ओरिजिनल के साथ प्रस्तुत करना होगा। कॉपी दूसरे विपक्षी पक्षकार को दिलानी होगी और न्यायालय द्वारा दिलाई जाएगी। इसके बाद जो विधिक रूप से कहूँ तो ये कहा जाता है कि न्यायालय का कार्य फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़, या जिसे वाद प्रश्न भी कहते हैं, विवाद्यक भी कहते हैं, तनकी भी कहते हैं, वहाँ से प्रारंभ होता है। दोनों पार्टीज़ की जो प्लीडिंग होती है, वादी की प्लीडिंग और रिटन स्टेटमेंट में जो उसने स्वीकार किया है, एडमिट किया है या डिनाई किया है, उसके आधार पर न्यायालय का न्यायाधीश उसमें वाद प्रश्न, इशू या तनकी जिसे कहा जाता है, सेटलमेंट
मामले का उन्हीं विवाद बिंदुओं पर होता है। तो ये फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज न्यायालय का कार्य है। हर मुद्दे पर न्यायालय विचार करता है इसके, और उसके बाद प्लेंटिफ या वादी की एविडेंस प्रारंभ होती है। तो लिस्ट ऑफ विटनेस भी उन्हें देने होते हैं। वादी अपनी लिस्ट देता है किन किन गवाहों पर वो साक्ष्य द्वारा निर्भर करता है, किन दस्तावेजों पर। तो या तो वो स्वयं बुलाएगा या पीएफ या प्रोसेस फीस पटाएगा, और उसकी डाइट मनी भी न्यायालय के समक्ष जमा करेगा। तो गवाह को आने जाने का खर्चा वगैरह वो सब उसको करना पड़ता है। फिर फिक्स डेट पर साक्ष्य आएगी, वादी अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। ये एक सामान्य सिद्धांत है। वादी को अपना मामला न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के द्वारा प्रमाणित करना होता है। वो प्रतिवादी की दुर्बलता का लाभ नहीं ले सकता। ये सिविल में एक फिक्स सेटल्ड प्रिंसिपल है। और इसके बाद वादी के जो भी गवाह जिन पर निर्भर, चाहे वादी स्वयं हो या उसके और अन्य गवाह हैं जिस पर उसका सिविल मामला निर्भर करता है, वैध और विश्वसनीय साक्ष्य न्यायालय के समक्ष उसे प्रस्तुत करनी होगी। इन जो भी गवाह वादी करा रहा है, इस पर प्रतिवादी के वकील साहब जिरह करेंगे, और जब वादी अपनी साक्ष्य समाप्त कर देता है तो उसके बाद प्रतिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का बचाव में अवसर दिया जाता है। प्रतिवादी अपने गवाह लाता है, और प्रतिवादी जो गवाहों पर निर्भर करता है अपने मामले में, तो वो WH के हिसाब से उसमें गवाही कराता है। दोनों गवाहों के जब साक्ष्य हो जाते हैं तो मामला आर्ग्यूमेंट्स के लिए, फाइनल हियरिंग के लिए रखा जाता है। आर्ग्यूमेंट ओरल हो सकते हैं, रिटन हो सकते हैं, लिखित में दिए जा सकते हैं, मौखिक भी दिए जा सकते हैं। और इसके बाद अगर कोई तथ्य रह गया है बीच में भी कभी, बिफोर प्रोनाउंसिंग दी जजमेंट, तो आदेश 6 नियम 17 के तहत एक अमेंडमेंट एप्लीकेशन ली जाती है, जिससे वाद का अगर नेचर नहीं बदलता है तो न्यायालय निर्णय देने के पूर्व किसी भी पक्षकार को संशोधन उसका अलाउ करके दोनों पक्षों को सुनकर और उस पर आदेश कर सकता है। फिर जब आदेश दोनों पक्षकारों को सुन लेता है तो 15 दिवस के अंदर न्यायालय के न्यायाधीश को अपना निर्णय खुले न्यायालय में प्रोनाउंस करना होता है। आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि पक्षकार लेना चाहता है तो वो जिस पर अदालत की मोहर लगी होगी वो अप्लाई करेगा। सर्टिफाइड कॉपी के लिए रजिस्ट्री में अप्लाई कर देगा। आवेदन अर्जेंट होगा या ऑर्डिनरी होगा, प्रिस्क्राइब्ड फीस और प्रोफार्मा के साथ भरने पर उसे उस निर्णय या आदेश की प्रति सर्टिफाइड मिल जाएगी। पक्षकार अपील कर सकता है, रेफरेंस कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। तो अपील तो अपर न्यायालय में होती है, रेफरेंस उच्च न्यायालय को भेजा जाता है, और रिव्यू में उसी सिमिलर न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा यदि कोई ऐसा मिस्टेक अपरेंट ऑन द फेस रिकॉर्ड पर रह गया है तो ये सब अपर कोर्ट के कार्य हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा सकता है। तो सिविल विचारण में जहाँ तक मैंने बताया, इश्यूज फ्रेम होने के बाद सारी कार्यवाही प्रारंभ होती है, और प्रिपरेशन ऑफ प्लांट का कार्य ये आपके जो भी एडवोकेट जिनने नोटिस वगैरह दिया है वो दावा तैयार करेंगे। तो ये वकील लोगों को, न्यायाधीशों को, नए एडवोकेट्स को ये सारे प्रावधानों की जानकारी होना चाहिए। तो ऑर्डर 1 और उसके रूल 3 में वाद के पक्षकार कौन होंगे, उसमें मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर ना हो, कुसंयोजन या असंयोजन कहा जाता है। मतलब जो आवश्यक पक्षकार है उसे सही बनाया जाए, नहीं तो उसके बिना दावा आगे चल ही नहीं सकता है। दावा मेंटेनेबल तभी होगा जब सही पक्षकार बनाए गए। और एक रिप्रेजेंटेटिव सूट, जैसा कि आजकल PIL का प्रावधान है, जनहित याचिका जैसे कहा जाता है, ये शुरू से CPC में प्रोविज़न है कि पब्लिक इंटरेस्ट में आदेश 1 नियम 8 के तहत एक व्यक्ति भी अन्य व्यक्तियों के बिहाफ पर जनहित याचिका जैसे लगती है वैसे रिप्रेजेंटेटिव सूट सिविल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है जिन व्यक्तियों का हित उसमें इन्वॉल्व है। तो CPC आप इसी क्रम में पढ़ें जैसा मैं बता रहा हूं, तो आपकी समझ में जल्दी आएगी। प्लीडिंग्स का जहां तक सवाल है, ऑर्डर 6 में प्लीडिंग दिया गया है। प्लीडिंग शैल मीन्स द प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। अभिवचन के अंतर्गत वाद पत्र और जवाब दावा दोनों आते हैं, और इनको वाद पत्र में स्पेसिफिक पैरावाइज होना चाहिए। उसके अलावा उसमें कॉज ऑफ एक्शन, जुरिस्डिक्शन, कब ये वाद का कारण उत्पन्न हुआ, इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार है, प्रॉपर आपने कोर्ट फीस पटा दी है कि नहीं, लिमिटेशन के अंदर है कि नहीं, ये सारी बातें लीगली उठाई जाती हैं। तो वाद प्रश्न के पत्र के लिए आप आदेश 7 को पढ़ें, और इसमें न्यायालय का नाम, वाद प्रस्तुति का स्थान सब डालना होगा आपको दावे में। धारा 15 से 20 CPC इसमें आपको पढ़नी होगी। तो वाद पत्र यदि गलत न्यायालय में, जुरिस्डिक्शन में यदि प्रस्तुत हो गया है तो उसे आप न्यायालय से वापस भी ले सकते हैं। न्यायालय उस पर एंडोर्समेंट डालेगा, और सही न्यायालय में आप उस न्यायालय से अपना मामला, दावा वापस लेकर सही न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो एंडोर्समेंट के साथ आपको दावा वापस दे दिया जाता है। इसके अलावा धारा 26 CPC और आदेश 4 में वाद कैसे संस्थगित होगा, प्रक्रिया बताई गई है।
पूरा कंप्लाइंस होने पर दायरा रजिस्टर जो सिविल का रहता है उसमें आपको रजिस्टर्ड करके सूट को या दावे को ड्यूली इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा और आगे की कार्यवाही जैसी मैंने अभी आपको बताई सम्मन्स वगैरह की ऑर्डर 5 में दी गई है। प्रतिवादीगण जितने भी हैं उन 2 प्रति में आपको कॉपी में पेश करने पड़ेंगे। सम्मन जारी होगा जिससे दावे की कॉपी उसके साथ लगाकर प्रतिवादी को भेजी जा सके। WS का जहाँ तक सवाल है, रिटन स्टेटमेंट या लिखित कथन जिसे बोलते हैं, ये प्रतिवादी को नोटिस सर्व होने के 30 दिवस के अंदर जवाब लिखित कथन पेश करना होगा। लेकिन न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि अगर कारण दर्शाकर वो 90 दिन तक जवाब दावा प्रस्तुत करने का प्रतिवादी को अवसर दे सकता है। पक्षकारों की अनुपस्थिति में क्या होगा, यह आदेश 9 में दिया गया है, इसे देखें। डिस्कवरी इंस्पेक्शन, दूसरी पार्टी कोई डॉक्यूमेंट्स देखना चाहती है तो वो ऑर्डर 14 रूल 5 में इश्यूज़ दिए गए हैं जो इश्यूज़ ऑफ फैक्ट और इश्यूज़ ऑफ लॉ हो सकते हैं। फैक्ट्स तथ्यों के आधार पर कुछ वाद प्रश्न जो वादी प्रतिवादी के दावे जवाब दावे को देखकर बनाए जाते हैं, और लिमिटेशन का, कॉज ऑफ एक्शन का, जुरिस्डिक्शन का, ये विधिक प्रश्न है जो कि इश्यूज़ के रूप में ऑर्डर 14 रूल 5 में बनाए जाते हैं। इन पर पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस होता है। वादी प्रतिवादी की जो भी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष उस मामले में आई है उसके आधार पर न्यायाधीश उसमें निर्णय निकालता है। ऑर्डर 18 रूल 4 में जब भी वादी का जो भी दावा है वो अपना शपथ पत्र के रूप में बयान एग्जामिनेशन चीफ के रूप में दे सकता है, उस पर प्रतिवादी के अधिवक्ता जिरह कर सकते हैं। जब वादी के अधिवक्ता वादी की एविडेंस समाप्त कर देते हैं तो प्रतिवादी को अवसर दिया जाता है, और इसके बाद प्रतिवादी बचाव में अपना जो भी मामले में साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है गवाहों के कथनों द्वारा, चाहे वो ओरल हो या डॉक्यूमेंट्री हो, न्यायालय के समक्ष रखता है। इस पर जिरह वादी के अधिवक्ता करते हैं, और इस प्रकार कुल मिलाकर पूरी एविडेंस होती है। उसके बाद फाइनल आर्गुमेंट सुना जाता है जो ओरल या रिटन हो सकता है, लिखित। इसके बाद न्यायाधीश 15 दिवस के अंदर अपना निर्णय पारित करते हैं। यदि कोई भी पक्षकार किसी आदेश से क्षुब्ध है तो वो अपील में जा सकता है, रिवीजन में जा सकता है, रिव्यू में जा सकता है, और मामला रेफरेंस भी किया जा सकता है। तो इस तरह मैंने सिविल प्रक्रिया संहिता का सरल भाषा में आपको ये प्रोसीजर बताया। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको, जो भी विद्यार्थी हैं, नए एडवोकेट्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, न्यायालय की प्रक्रिया सिविल केसेस में जानना चाहते हैं, उनके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा मेरा मानना है। एक और विशेष अनुरोध है कि मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का एक यूट्यूब पर चैनल अर्चना RT हब के नाम से है। यदि आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर हो गए, 16,500 के करीब अभी तक सब्सक्राइबर हो चुके हैं। चैनल से जुड़िए, अपने विधिक ज्ञान को बढ़ाइए। नॉलेज इज़ पावर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।